दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमएमके के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे दूसरों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो हमारा जो चल रहा था क्लास वो था यूपी स्पेशल का। तो ये आज सेकंड वीडियो है यूपी स्पेशल का। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी के अदर्स एग्ज़ाम हो, उसमें जो उत्तर प्रदेश से आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। खुद भी देखिए, दूसरों को भी ये शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेक्शन बी है, मतलब कि दूसरा। तो भौतिक संरचना व जलवायु संक्षिप्त की आज पढ़ाएंगे। तो आकार कैसा है, उत्तर प्रदेश का लंबवत है, यानी कि पश्चिम पूर्व। ठीक है, और ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है, तो 23 डिग्री से 52, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, इससे लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, तथा 77 डिग्री से 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ओके, और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर है। इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है हमारे उत्तर प्रदेश का, ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 7.33% बनता है। अगला है पॉइंट, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय जो क्षेत्र है तो वो कितना है 2.70%, यानी कि 6558 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा स्थान है। पहले पांचवा था जब तेलंगाना बटा नहीं था तब। तो राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं घटते क्रम में, तो पहले नंबर पे है लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे सीतापुर, पांचवें पे प्रयागराज। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं बढ़ते क्रम में, तो हापुड़ सबसे छोटा है, फिर गाजियाबाद उससे बड़ा, भदोही उससे बड़ा, शामली उससे बड़ा, गौतम बुद्ध नगर उससे बड़ा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है, तथा शामली है सबसे पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, तो सहारनपुर सबसे उत्तरी है और सोनभद्र सबसे जो है दक्षिणी है। नेपाल से सटे जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है 7। सबसे पूर्वी जो जिला है महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, ये पश्चिम में आप आते जाएंगे। ठीक है, महाराजगंज सबसे पूर्वी, तो मैप लेके पढ़िए इसको तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, लखीमपुर और पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल की जो सीमा लगती है वो कितनी है, तो लगभग है 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है 9। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, 8 राज्य हैं। उत्तराखंड से जो 7 जिले हमारे सटे हुए हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं, मतलब कि सॉरी इसमें उल्टा है, पश्चिम जो पश्चिम है उससे पूर्व की तरफ। तो सहारनपुर से स्टार्ट करिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे हुए हमारे 6 जो ज़िले हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से जो सटे ज़िले हैं उनकी संख्या है 2, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ओके, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कैसे होता है, तो सीमा का जो निर्धारण होता है वो यमुना नदी के द्वारा होता है। ठीक है, जो राजस्थान है उससे सटे 2 ज़िले हैं, तो कौन कौन से हैं, तो आगरा है और मथुरा है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या, ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 ज़िले हैं। ठीक है, क्रमशः इनको देखते हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर जिसको पडरौना कहते हैं, सॉरी, और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से जिले जो सटे हैं उन केवल एक है, सोनभद्र। झारखंड से सटा जिला
यानी कि उसके लगा हुआ सीमा केवल सोनभद्र। ओके, सोनभद्र से सटे जो राज्यों की संख्या वो 4 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश व हिमाचल हैं। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला तो ये ललितपुर है। आप देखे होंगे लटका हुआ है ललितपुर, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, उत्तर प्रदेश केवल जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ओके, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु यानी सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, बलिया को और शामली को हरियाणा स्पर्श करता है। प्राकृतिक विभाजन अब बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन में गंगा का मैदान, भाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। ओके, तो आपको जब हम ये पर्वत पठार वगैरह पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे, अभी नहीं बताएंगे कुछ। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाबर क्षेत्र। ओके, अगला है कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र क्या होता है कि जब पहाड़ों से जो खंड होते हैं टूट टूट के आते हैं नदियों के साथ, क्योंकि वहाँ से तो बहुत तेज़ी से बहाव होता है पहाड़ों पे, तो वहाँ से चले आते हैं। जो निचला क्षेत्र होता है तो वहाँ पे जो है ये आके अपने अवक्षेप छोड़ देते हैं, वहीं पे नदियों का विलुप्तीकरण होता है, उसके बाद में नदियाँ आगे निकलती हैं जाके, तो उसी अवक्षेप को छोड़ने वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। ओके, अगला है समतल नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की, ये भी याद रखिएगा, जैसे कि सीतापुर, लखीमपुर इत्यादि। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं तो कौन सी हैं, धान और गन्ना। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है तो मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। मैप लेके जब तक नहीं बैठेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में तो आप आ जाएगा, लेकिन मैप जब लेके बैठेंगे तो आपके पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। अगला है पॉइंट, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई काप मिट्टी कीचड़ व बालू से निर्मित होती है तो मैदानी क्षेत्र निर्मित होता है। काप जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, हर साल इसका नया जो है रूप होता है। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप प्रक्षेपों को कहा जाता है तो इसको खादर या कछार कहते हैं। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर कहते हैं, ये पुराने हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है औसतन 80 से 300 मीटर। ओके, मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से है तो दक्षिण पूर्व की ओर है। ओके, दक्षिण पूर्व की ओर, इसीलिए देखिए कि जो हमारी यमुना नदी है और सोन, केन, बेतवा, टोंस, चंबल, ये सब नदियाँ देखिए दक्षिण की ओर से आके पूर्व की ओर मिलती हैं, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अवक्षय जो क्षय होता है, आवरण उसका जो बनता है वो कहाँ होता है, वो बीहड़, जैसे कि चंबल का बीहड़। ओके, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बीहड़ है वो, मध्य प्रदेश और यूपी में पड़ता है। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना तट पर। तो मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं तो कौन कौन सी हैं, गेहूँ, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है तो पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंडी क्षेत्र। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 8 जिले आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। अगला पॉइंट है पहाड़ी पठारी क्षेत्र का औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं जिनकी औसत ऊंचाई लगभग है 600 मीटर। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बघेलखंड का सम्मिलित है, तो जो भाग सम्मिलित है उसको कहते हैं सोनभद्र में। ठीक है, प्रदेश के कितने जिलों में पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है तो 11 जिलों में। ओके, विंडम, टांडा, कुशेहरा व खडंजा जलप्रपात जो यानी वाटरफॉल हैं कहाँ पे हैं, तो मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर लगभग आपका राजधानी लखनऊ से 300-350 किलोमीटर पड़ता है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है तो गंगा, यमुना। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर बहती है बेतवा नदी।
और इसकी जो बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल है वो कैसे है, तो उत्तर की ओर है। ओके, ये हम बता चुके हैं आपको। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी, दलहन और तिलहन। ओके, प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत है 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है तो सोनभद्र है। ओके, प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले हैं तो बागपत व हाथरस। अब आपको जलवायु बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान यानी शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह की वो जलवायु पाई जाती है। धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश में वर्ष भर में जो घटित होती हैं 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा और शीतु ऋतु। ओके, प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना होता है जून का। ओके, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने और तापमान क्रमशः बढ़ता है। ओके, क्योंकि ICTZ जो जोन होता है, ओके, वो सेट हो जाता है आके कहाँ पे, मार्च से लेके आपका जून तक के उत्तर भारत में सेट रहता है। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो औसत तापमान रहता है वो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का होता है। सर्वाधिक औसत 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था तो 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसका पूरा में अधिक तापमान होने का कारण क्या है, तो कर्क रेखा के जो नज़दीकी है उसका मुख्य कारण है। क्योंकि कर्क रेखा जो होती है तो आके जो है आपका ये आपका नैनी जो आपने देखा है वहाँ से गुजरती है लगभग। अरे ये मान के चलिए भारत के जो राज्य हैं उसमें अधिकतर जो है 8 राज्यों में से गुजरती हैं। अगला है, प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु। ये आपका समझ लीजिए मोटा मोटा 15 अक्टूबर तक लगभग रहता है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है तो पूर्वा नाम से। ओके, प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है तो पूर्वा यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है तो पूर्वी तराई में सबसे अधिक, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि गोरखपुर से हम जो है प्रवेश करता है यूपी में मानसून 184.7 सेंटीमीटर, और मथुरा में सबसे कम होती है क्योंकि वहाँ तक जाते जाते हवा की नमी कम हो जाती है। ठीक है, और राजस्थान से नज़दीकी होने के कारण और नमी कम हो जाती है। उसका भी कारण है तो हम आपको जब पढ़ाएंगे जो पहाड़ हैं तब जो है समझाएंगे। तो वहाँ पे कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। ओके, अगला है पॉइंट, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है तो जुलाई। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश उत्तर में वर्षा का जो संभावित अवधि है वो 56 दिन है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा जो है तराई क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती जो मैदान है उसमें 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि उसमें 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र है उसमें 91 सेंटीमीटर, और औसत जो प्रदेश का है वो 95 सेंटीमीटर है। ये याद रखिएगा, जब आपको वर्षा और जलवायु पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान जो है क्या होता है, बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों में। ओके, अगला है मिट्टी कृषि व पशुपालन संक्षिप्त की, तो आपको शॉर्ट में अभी बताएंगे। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है वो 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र वो है 9। ठीक है, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में जो लगी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 59.3%। अगला है पॉइंट, राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2014-15 का डाटा है तो ये कितना है आपका 24,170। ठीक है,
ओके, राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल ये इतना है, और कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल जो है ये आपका 1659 हेक्टेयर, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर है, सॉरी। ये ऊसर और खेती योग्य अयोग्य भूमि 2014-15 का जो डेटा है तो 462 हेक्टेयर। ऊसर और कृषि क्षेत्र अयोग्य भूमि जो है 462 है। कृषि बेकार भूमि जो है 405। अस्थायी चारागाह भूमि जो है 2014-15 का डेटा है तो ये 65। अन्य वृक्षों, पहाड़ियों या जो झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, पहाड़ियों में या सूखे क्षेत्रों में, तो 305। ओके, अगला है वर्तमान प्रति क्षेत्र 1122। ओके, अगला है अन्य प्रति क्षेत्र तो 509। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि कितनी है, 3046। ओके, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो था 2014-15 में वो कितना था, 16,598। ओके, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कितना था, तो 9,549। कुल बोया गया क्षेत्र कितना था, 26,147। जो कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या तो कितनी है, 2,29,22,900। ओके, तो कृषि जनगणना जो हुई थी 2010-11 उसके अनुसार क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है, तो आपका कितना है, वो 7,000 है। अगला है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु, लघु किसान और सीमांत किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम व बृहद, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आकार इनका कितना था, कम सा 79.23%, 13.14%, 5.79%, 1.73% व 0.11%, यानी कि जो बृहद आकार है वो बहुत कम है, जोतों का आकार बहुत छोटा है, ठीक है। कृषि गणना 2011 के अनुसार राज्य की सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम व बृहद आकार के जोतों का औसत आकार कितना है, 0.39 हेक्टेयर। और अगला है 1.39 हेक्टेयर, 2.40 हेक्टेयर, और उसका कितना है 5.52 हेक्टेयर, व जो बृहद है उसका 15.01 हेक्टेयर। ये एवरेज लिया गया है हेक्टेयर का, ठीक है, ये पर किसान का। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों की औसत जो जोत है वो कितनी है, 0.76 हेक्टेयर। अगला है मृदा संरचना, तो प्लीस्टोसीन युग जो था आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है, तो क्या बना है, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मृदा, यानी कि जो उपजाऊ होती हैं। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो खादर व बांगर। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ या बलुआ, मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है, किसको, खादर मृदा को। ओके, स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि किसको कहा जाता है, तो बांगर को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है तो कौप, कीचड़ व बालू से, जो नदियां बहा के लाती हैं उसी से बनता है। तो अगला पॉइंट है जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती है किसकी, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्वों की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तो ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जैसे कि आगरा, मथुरा आदि जिलों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है तो काली मृदा मिलती है, ओके, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अगला है पॉइंट रेगुर, करेल या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। ओके, लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ या भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती होती है तो बुंदेलखंड में। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है तो जल से होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो तराई व भाबर क्षेत्र है। अगला पॉइंट प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन यानी जल से जो होता है तो किस नदी से होता है, तो चंबल नदी द्वारा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े वहाँ खड्ड बन जाते हैं।
अगला पॉइंट है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन यानी कि जल से सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं वो क्रमशः इटावा व आगरा हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं तो बीहड़ बनते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले तो मथुरा आगरा। फसल ये इसलिए प्रभावित है क्योंकि ये राजस्थान के पास में पड़ते हैं। अगला है पॉइंट, फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है तो उर्वरा शक्ति की। ओके। अगला है फसलोत्पादन। तो प्रदेश में शस्य जो गहनता है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार वो 157.53% है। शस्य गहनता इस हिसाब से लगाई जाती है कि एक साल में आप कितनी फसल लेते हैं, कौन सी फसल लेते हैं, किस टाइम पे, उससे शस्य गहनता का पता चलता है। आपको जब एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताएंगे। अगला पॉइंट है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है तो गेहूँ। मूंग, चीना व लोबिया हैं जायद फसल। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता होती है तो कहाँ पे, गंगा घाघरा दोआब के बीच में। अगला पॉइंट है, अरहर चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ सूखे वाला क्षेत्र इसलिए। रुहेलखंड गंगा यमुना दोआब में की जाती है तो थोड़ी मात्रा में कपास की खेती, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए। अगला पॉइंट, अफीम की खेती की जाती है तो कहाँ पे, बाराबंकी व गाजीपुर में। अगला पॉइंट है, मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो रुहेलखंड क्षेत्र। अगला पॉइंट है, चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो कौन सी, गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। अगला है पॉइंट, राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले हैं 44। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र हैं तो 9। राज्य में कुल सरकारी गन्ना विकास समितियां हैं तो 169 समितियां हैं। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें हैं तो 152 परिषदें हैं। अगला पॉइंट है, प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड का क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ है, जबकि लंगड़ा आम का वाराणसी है। वाराणसी में सबसे अच्छी क्वालिटी का लंगड़ा पाया जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी उसके लायक है। अगला है, सफ़ेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है, जबकि इस्टौला आम का तो ये है मेरठ बागपत। ओके। अगला पॉइंट, प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड नाम से। मंडी परिषद द्वारा मैंगो पैक हाउस खोले गए हैं लखनऊ व सहारनपुर में। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो कौन सा है, प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अमरूद के लिए प्रयोग व एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है, जबकि आम का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में है। प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल। याद रखिएगा। सर्वाधिक आलू उत्पादक वाला जो जिला है कौन से हैं, हाथरस व कन्नौज। पहले फर्रुखाबाद था। ओके, याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ आम के निर्यातक जोन है, जबकि आगरा है तो आगरा काहे का है, आलू का निर्यातक जोन। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। ओके। भारत के कुल मेंथा आयल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। ओके। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला जो कौन सा है, बांदा है। बरई मानपुर यानी बांदा में जो पड़ता है वह पाली ललितपुर प्रसिद्ध है काहे के लिए, पान के लिए। दुग्ध विकास आपको थोड़ा बता देते हैं। देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ में 1938 में की गई थी। अगला है, राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों यानी वाराणसी, मेरठ व बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था कब, 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी तो 1976 में हुई थी। प्रादेशिक जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना है वो कब हुई थी, 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यात की गई थी 2018 में। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि गौपालन गायों को 1999 में स्थापित की गई थी, कब, 1999 में। और कहाँ से, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की तरफ से। अगला है, भैंस या किसी भी नस्ल की गायों को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु है कौन सी जो है सरकार ने वो स्कीम चलाई थी तो गोकुल पुरस्कार योजना। ओके। अगला है, देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु है नंद बाबा पुरस्कार। अगला है, राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध
उपलब्धता कितनी है, तो 348 ग्राम पर डे 2016-17 का आंकड़े हैं। कृषि योजनाएं थोड़ा बता दें आपको, तो 2013 है उसमें प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया था कितना, तो 5.1% वार्षिक जो था। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 को लागू हुआ, 1 जुलाई 1952 से प्रभावी हुआ। ओके, प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई, तो 1954 से। अगला है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम यानी कि सीलिंग कानून 1960 से लागू हुआ। अगला पॉइंट है एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को हुआ था। याद रखिएगा, तभी से ज़मीनें देखिए सस्ती हो गई। अगला है प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील यानी कि संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था कब से हुई, तो मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई, तो 2000 ई चौपालों की स्थापना की गई। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन यानी कि मंडी परिषद की स्थापना की गई 1973 में। वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 87 है। वर्तमान में प्रदेश में विनियमित जो मंडियां हैं व उप मंडियां उनकी संख्या कितनी है, तो मंडियों की संख्या 251, उप मंडियों की है 375। ओके, ये भी याद रखिएगा। अगला है मंडी परिषद के तहत प्रदेश में जो आपका क्रियाशील वर्तमान में है मंडी परिषद, वो कितने हैं, 4 किसान बाजार हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कब से चालू हुई, तो 1999 से सन 2000 से चालू हुई। ओके, अगला है किसान बही योजना जोतों की जानकारी है तो 1992 से स्टार्ट हुई। ओके, अगला है किसान मित्र योजना, तो ये कब से स्टार्ट हुई, यानी कि कृषि संबंधी जानकारी हेतु 18 जून 2001 से। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से स्टार्ट हुई। अगला है सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना तीसरी है। 32 जिलों में ऊसर सुधार प्लस 12 जिलों में बेहड़ सुधार के लिए 2009 से स्टार्ट हुई थी 2018 तक के। अगला है आम आदमी बीमा योजना, ये 18 से 59 वर्ष भूमिहीन जो मुखिया हैं उनके लिए चालू हुई थी कब से, 1 नवंबर 2008 से। अगला है राष्ट्रीय किसान या वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 वर्ष से जो ऊपर के बीपीएल परिवार धारक हैं उनको 500 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलते हैं, ये 2003 से स्टार्ट हुई थी। अगला है ग्रामीण खाद्य बैंक योजना, 2007 से शुरुआत इसकी हुई। अगला है हर्बल गार्डन योजना, यानी कि लुप्त हो रही औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चालू किया गया था कब से, 2002-03 से। अगला है 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है कब से, तो ये 2014-15 से। कहाँ कितने जिलों में, 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई तो 2012 से। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 से। प्रदेश से आलू का निर्यात किया गया तो ताज ब्रांड नाम से। राज्य में जैविक खेती है तो मॉडल के रूप में चयनित जिला तो कौन सा था, हमीरपुर। राज्य के 24 जिलों में जैविक खेती जो होती है कृषि हेतु स्थापित कराए गए 620 क्लस्टर। क्लस्टर्स क्या होते हैं, इसमें जो है किसानों को जोड़ा जाता है और इसमें 15 से 20 भी किसान हो सकते हैं और जैविक खेती की जानकारी दी जाती है, उनको बताया जाता है, संपूर्ण सब कुछ व्यवस्था होती है। अगला है वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है 8 सूत्री रणनीति पर। अगला है कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से जिले, विकसित जिले हैं 19, विकासशील जिले हैं 40 और कम विकसित जिले हैं 16। अगला है पॉइंट वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग। ओके, अगला है किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया कृषि कुंभ। अगला है देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार प्रथम था। दूसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश। कुल गेहूं उत्पादन में 2017-18 का आंकड़े प्रथम था उत्तर प्रदेश और दूसरा था मध्य प्रदेश। कुल गन्ना उत्पादन में प्रथम था उत्तर प्रदेश, दूसरा था महाराष्ट्र।
कुल चीनी उत्पादन 2018 के आंकड़े, प्रथम था उत्तर प्रदेश, द्वितीय था महाराष्ट्र। कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। ये 17-18 का आंकड़े हम बता रहे हैं। कुल आलू उत्पादन में प्रथम था उत्तर प्रदेश, द्वितीय था बंगाल। लेकिन कुल सब्जियों के उत्पादन में बंगाल पहले नंबर पे है। ओके। और कुल जो फल उत्पादन है उसमें आंध्र प्रदेश पहले पे है, ये भी याद रखिएगा। कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। कुल आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम, मध्य प्रदेश का दूसरा। कुल तरबूज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटका। ये 16-17 आंकड़े हैं। ओके। कुल खरबूज उत्पादन में 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। कुल पशुधन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे पे ये राजस्थान। ये पशुधन का आंकड़ा जो आया था 17-18 वाला, ठीक है, उसको भी देख लेना आप। ये 12 वाला तो आया है, लेकिन 17-18 वाला भी आ चुका था। कुल भैंस पशुधन में पशुगणना 2012 में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान है। ओके। कुल गोवंशी पशुधन में द्वितीय जो है उत्तर प्रदेश, प्रथम मध्य प्रदेश है। कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है दूसरे पे, पहले पे है बंगाल। कुल बाजरा उत्पादन में 2016-17 द्वितीय है उत्तर प्रदेश, पहले पे राजस्थान। जौ उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहले पे राजस्थान। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और कमेंट जरूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।